नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सप्तरंग कार्यक्रम में। और आज सप्तरंग कार्यक्रम में एक और विशेष मेहमान को लेके मैं आज उपस्थित हूँ, जिनका नाम है आदरणीय गिरीश चंद बहुगुणा जी और उत्तरांचली उपनाम से लिखते हैं। वर्तमान में लखनऊ में निवास कर रहे हैं। बहुगुणा जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें हर तरह से प्रेरणा देती हैं, क्योंकि साहित्य, संगीत और समाज, इन तीनों से बहुत ही गहरा रिश्ता है बहुगुणा जी का। और पहाड़ से आज तक की जो उनकी यात्रा है, लखनऊ तक की जो उनकी यात्रा है, साहित्य संगीत के बीच का जो सफर है, उसके बारे में हम जानेंगे आदरणीय बहुगुणा जी से ही। अब मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित करती हूँ अपने इस प्रोग्राम पर। नमस्कार बहुगुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार हमको मौका देती हैं और अच्छे अच्छे श्रोताओं से, अच्छे अच्छे विद्वानों से जुड़ने का मौका देती हैं। और जिस प्रकार हम, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े साहित्यकार हैं या कुछ हैं, बस माँ ने जो कुछ दिया है उसको आप निखारने के लिए आप इतना मंच देती हैं। और कई बार, मेरे ख्याल से 2-3 बार आप बुला चुकी हैं, तो इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं और सादर धन्यवाद। आप हम जैसे कई कलाकारों को, कई साहित्य प्रेमियों को, साहित्यकारों को यहाँ पर जगह देके और सबसे रूबरू कराती हैं, सबसे मिलाती हैं। तो इससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है और हमारा जो अनुभव है जीवन का, वो अनुभव कई लोगों तक पहुंचता है। और हो सकता है हम उनको कुछ दे पाते हैं या उनसे सुन के हम कुछ सीख पाते हैं उनके कमेंट से। तो इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं ऋचा जी। बहुत अच्छा आप मिशन लेकर चल रही हैं और आपको बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। नमस्कार बहुगुणा जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे अनुभवी लोग मेरे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। और मैं तो खैर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आप लोग हमारे उत्तराखंड का नाम जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में, वो बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायक है। और मेरा सौभाग्य होता है कि मैं आप लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखती हूँ। और इसी सीखने की श्रृंखला में आज आप इस मंच पर आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कार्यक्रम को शुरू करती हूँ जी। और सबसे पहले बहुगुणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा दीक्षा थी, वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर हुई, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। फिर हम चलेंगे लखनऊ शहर की ओर, जो कि नवाबों का शहर माना जाता है, लेकिन पहले थोड़ा प्रकृति के पास चलते हैं जी। स्वागत है आपका। जी ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्या होता है कि जो आपने अभी साहित्य संगीत की बात करी है, ये इनहेरेंट होता है, ये भगवान द्वारा प्रदत्त एक गिफ्ट होता है और सबको मिलता भी नहीं है। कई बच्चे होते हैं माँ बाप के, अब तो खैर कम होते हैं, पहले होते थे, तो सबको ये चीज नहीं आता। माँ बाप का भी कुछ अंश मिल जाता है, कुछ संस्कारों से, कुछ उससे, कुछ गॉड गिफ्टेड इनहेरेंट एक टैलेंट होता है, वो आता है, वो सबको नहीं आता है। क्योंकि मैंने बचपन से, मुझे याद है जहां तक कि घर में एक हमारी दादी थी, तो रोज शाम को एक मंदिर का कमरा था पूजा का, तो वहां पर भजन होते थे रोज, अलग अलग 5 भजन गाँव बोलती थी। तो वो एक माहौल ऐसा मिला कि वहीं पर ढोलक बजाना सीखा, मजीरा बजाना, गाना ऐसे, मेरी बहनें अच्छा गाती थी उनके साथ। तो ये सब करते करते फिर मैं जब 6th 7th 8th में शायद तक था, तो बचपन से ही मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड के बाद ही कभी भी जो आपका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम होते थे, तो उनमें मैं भरसक के, मतलब प्रोग्राम की रिहर्सल स्टार्ट होगी तो टीचर्स जो हमारे आदरणीय गुरुजन होते हैं, सबसे पहले गिरीश को बुलाओ, गाओ तुम, चलो। तो हम अपना गाना चालू कर देते, कुछ वो होते थे। तो उसी में कब पता नहीं क्या हुआ, फिर बांसुरी बजाने का शौक चढ़ा, तो जंगल में चले जाते थे। वहां पर एक पहाड़ी पे बांसुरी बजाया, वो रिफ्लेक्ट होके आवाज आती थी, बहुत अच्छी लगती थी।
तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मैंने बांसुरी है रहा। उसके बाद ढोलक वोलक घर में थी, हारमोनियम थी घर में। तो हारमोनियम बजाने के लिए हमको मार भी पड़ती थी, पढ़ते नहीं हो, हारमोनियम बजाते। लेकिन मैंने बचपन में ही, मुझे लगता है मैं 4th-5th में पढ़ता था, मैं तब से हारमोनियम बजा लेता था। और मैंने पूरी खोल-खाल के वो हारमोनियम देख भी ली थी, इसमें कहाँ से आवाज़ आती है, क्या आती है, ये जिज्ञासा भी बहुत रहती थी। फिलहाल मैं फिर जब 9th में मैं गया जीवी पंत इंटर कॉलेज भवाली में, तो वहाँ पे एक हमारे गुरुजी थे, एपी सामा साहब। वो नाटक-वाटक और ये फंक्शन करवाते थे और अपनी टीम को लेके भी जाते थे कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में। तो पहली बार मुझे म्यूजिक देने के लिए उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर बोल दिया और उनके शेरू एक वो था, नाटक था, जंगल पे आधारित, पेड़ के ऊपर, तो उस पे मैंने म्यूजिक दिया। और उसी दौरान मैंने हुड़का बजाना सीखा, एक क्योंकि उसमें हुड़का बज रहा था, जो बजाता था वो जब खाली होता था तो मैं उसको हुड़का लेके बैठ जाता था। तो ये करते-करते खैर फिर प्रभु की ऐसी इच्छा रही कि मैं अच्छी-अच्छी महफ़िलों में जाने लगा गाने के लिए। हाँ, उस दौरान एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आपको कि पहाड़ में एक ही माध्यम होता था एंटरटेनमेंट के लिए, रामलीला या मेला के। तो रामलीला में मैं जब 5th में पढ़ता था तो सोचता था कभी इस स्टेज पे मैं भी कुछ कर पाऊँगा। तो वहाँ पे फिर मैं 6 में गया तो भगवान की दुआ से आवाज़ थी, ठीक अच्छी थी। तो मैं एक दिन ट्रायल में गया, चूज़ कर लिया गया, तो वहाँ ये हो गया कि इसको सीता बनाएँ या राम बनाएँ, क्या बनाएँ? तो पहले साल उन्होंने कहा नहीं इसको सीता बना दो। मैंने सीता का पार्ट खेला, फिर मैंने 3 या 4 साल लक्ष्मण का पार्ट खेला भवाली जी। में और फिर 2-3 साल रामचंद्र जी का पार्ट खेला, वो 2 साल। और उसी दौरान नैनीताल में कुर्मांचली शरदोत्सव में कुर्मांचली रामलीला प्रतियोगिता होती थी फ्लैट में। बहुत और भी फंक्शन होते थे नेशनल, उसके भी शायद आपको मालूम होगा। तो जी। उसमें भी मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वो उस समय तो वो बड़ा अफ़सोस है कि कैमरा नहीं होते थे, फ़ोटो खींची होगी तो वहाँ शायद उनके शाहजी जगाती वालों के पास रही होगी। तो ख़ैर 10th के बाद फिर जब मैं यहाँ आने लगा, 10th पास करके, तो मेरे गुरुजी लोग जिनके साथ मैं भजन-वजन गा के महफ़िलों में जाता था, बोले तू लखनऊ जा रहा है, तू भातखंडे पकड़ लेना, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कर तो लेता है लेकिन शास्त्रीय संगीत का बेसिक नॉलेज हो जाएगा और फिर तू अच्छा ग्रो करेगा। ठीक हो गया, मैं यहाँ आया, फिर मैंने हाई स्कूल साइंस थी, फिर इंटर कॉमर्स लिया। हमारे भाई साहब यहाँ पर थे स्टेट बैंक में जिनके साथ मैं आया। तो हम जो भी कोई आता था मिलने में उससे पूछता था भातखंडे में एडमिशन कब होता है? तो वो बोले कि कोई बताता था हर महीने होता है। सबको नॉलेज नहीं, कोई बोलता था 6 महीने में होता है, कोई कुछ। एक दिन भैया ने बहुत तेज डाँटा हमको, बोला कि अभी तूने साइंस से वो चेंज किया, गाना बजाना तो चलते रहेगा और पहले पढ़ाई में ध्यान देओ। हमको आया बहुत तेज गुस्सा। हमने फिर भातखंडे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन देखिए, नियति की एक प्रारब्ध हमारा होता है, हम कहाँ पर जाना है, क्या करना है। मन में था तो प्रभु का ऐसा आशीर्वाद रहा, मैं इंटर तक मैंने खूब पढ़ाई करी, छोड़ दिया। म्यूज़िक का वही छोड़ दिया, बाँसुरी रखी थी तो बजाता था, माउथ ऑर्गन बजाता था अकेले में कभी बैठ के। तो जब हम बीकॉम में गए तो बीकॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी में जॉइन किया, तो वहाँ पर एक वेलकम पार्टी होती, सीनियर्स देते। तो उन्होंने वेलकम पार्टी रखी, सीनियर ने बोला आप लोग कुछ प्रोग्राम देंगे? तो जूनियर सारे डरे हुए थे क्योंकि इतनी रैगिंग ली गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन मुझसे बोला, मैंने कहा मैं प्रोग्राम दूँगा। बोला क्या प्रोग्राम दोगे? मैंने कहा मैं गाना भी गाऊँगा, बेंजो भी बजाऊँगा और माउथ ऑर्गन भी बजाऊँगा। वो लोग चौंके, 3-3 चीज़ करोगे? मैंने कहा हाँ, तीनों करूँगा। और उनको प्रोग्राम भरना था, कोई मिल नहीं रहा था। उन्होंने कहा हाँ, इसका तीनों में नाम लिखो। तो अब देखिए डेस्टिनी कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो मैंने तीनों में नाम लिखा लिया और वहाँ पर जहाँ जिस हॉल में हम लोग का वेलकम पार्टी हुई, प्रोग्राम हमने परफॉर्म किया। जो 3 चीज़ें, गाना भी गाया, उसके बाद माउथ ऑर्गन बजाया और बेंजो बजाया, तो कई लोग बाहर के पार्टी पे बुलाई थी। उसी में एक कोई अच्छे नाम है उनका,
विक्रम बिष्ट जी, मुनाल श्री, वो यहाँ जानते हैं, एक मुनाल संस्था उन्होंने बनाई, बहुत डेडिकेटेड हैं उत्तराखंड के लिए। तो वो मुझे मिले, उन्होंने कहा बहुगुणा जी कहाँ से हैं आप? मैंने बताया तो बोले यार कहीं सीखते हो? मैंने कहा हम सीखता कहीं नहीं हूँ। बोले भातखंडे क्यों नहीं सीखते हो? मैंने कहा वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ पर है? बोले मैं वहीं से कर रहा हूँ फोक डांस में। तो मैंने कहा कैसे एडमिशन होगा? तो उन्होंने मुझे तरीका बताया कि अभी तो निकल गया है, अब तुम्हें 6 महीने का कोर्स तुम्हारा छूट जाएगा, दिसंबर में ओल्ड फर्स्ट ईयर में होगा, न्यू फर्स्ट ईयर 6 महीने का होता है जिसमें खाली अलंकार सिखाए जाते हैं बेसिक, वो तुमको तैयारी करनी पड़ेगी और फिर फॉर्म वॉर्म भर लेना। तो वो फोन मोबाइल भी नहीं होता तब तक, तो केवल मिले वो भी हाँ, निकल लिए। तो एक मेरे साथ एक लड़का था जो भातखंडे में न्यू फर्स्ट ईयर में कर रहा था, उसने भी एक गाना गाया, वो भी हमको देख के काफी इंप्रेस हुआ। तो बाद में वो भी आया, बोला यार भगना तुम भातखंडे क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा यार वही तो मैं बात कर रहा था। बोला मैं फॉर्म तुम्हारे लिए लाऊंगा। तो क्या वो बात। फॉर्म लाके मुझे दिया, फॉर्म दिया, फिर फॉर्म भरा। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ, जब पूछा उन्होंने सुनाओ कुछ आता है, तो मैंने राग यमन, वो निधा प म प ग म प उसका लक्षण गीत और सदाशिव भजमना जो होता है वो मैंने सुना दिया। और सरगम भी गा के पूरी आरोह अवरोह सब। बोले ये तुमने कहीं सीखा है? हमने कहा सीखा कहीं नहीं। तो बोले फिर कैसे आता है? हमने कहा मेरी सिस्टर थी, म्यूजिक थी, वो लोग अपना प्रैक्टिस करती थी, वो मेरे को सब रिकॉर्ड हो गया मुझे, क्योंकि शौक था। तो मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैंने 5वीं साल तक मैंने विचारत किया, तो मैं क्लास टॉप करता रहा, पूरा जी। अच्छा हो रहा था। और टॉप करने के अलावा एक चीज मेरी ये रहती कि कोई अगर कोई चीज मैं सीख रहा हूं तो उस पर जितना मैं, मेरे को वहां से सर्टिफिकेट मिले, जितना परसेंट मिले उतने में मैं आजीवन पारंगत रहूं। मतलब कोई पूछेगा, अभी भी हमसे कोई बंदिश, कोई राग के बारे में पूछता है तो निपुण किए और लोग कहते हैं यार कितने याद कैसे रखते हो, उतना मुझे सब याद, कुछ नई चीजें भी जुड़ जाती। तो ये गॉड गिफ्ट समझिए। तो फिर मैंने यहाँ पर फिर मैंने क्या करा कि एक मुझे शौक था बहुत ज्यादा कि मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट हों कि और मैं सब कुछ बजा लूं, मेरे घर में पूरा एक रूम ऐसा हो। तो फिलहाल मैंने वो रूम भी तैयार कर लिया। तो मेरे पास उसमें हुड़का, ढोलक, नाल, हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, बांसुरी और आपका मजीरा, रीरा, जितनी चीजें होती हैं लगभग सब कुछ है, और कीबोर्ड सब कुछ है। तो ये सब चीजें मैंने रख दी। और मैंने, मुझे याद नहीं है, मैंने कई बच्चों को मैं गर्मी में फ्री में सिखाता था, किसी को फ्लूट, किसी को ढोलक, और कभी कीबोर्ड। और मेरी बिटिया छोटी छोटी, तो मेरी वाइफ बोलती थी कि तब मैं एक शोरूम, शायद आपने मेरे प्रोफाइल में देखा होगा, वो नीचे मेरे म्यूजिक रूम में हाँ है, जी। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ। तो उसमें मैंने एक शो केस पूरा बनाया जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट सजो के रखे हैं, और वो प्रॉपर निकलते हैं, वो ट्यून करता हूँ और उनको बजाता हूँ। कभी तबला 1-2 घंटा बजाया, कभी तो कुछ ना कुछ मैं करते रहता हूँ। तो हमारी वाइफ बोलती थी इतने बच्चों को तुम सिखाते हो, तो अपनी बिटिया से कभी क्यों नहीं कहते उसको भी तो कुछ सिखाओ? हमने कहा देखो हम पत्थर में फूल नहीं उगाएंगे, अगर हमको लगेगा वो गमला है तो हम उगाएंगे। और इतने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जिस दिन भावनी मुझसे बोलेगी पापा ये मुझे बजाना है, वही सिखाऊंगा। और मैं जबरन नहीं करूंगा जैसे आजकल लोगों में है, उसका बच्चा जी, ले रहा जी। है, देखा है। तो वो मैंने एक वो भी बनाया था मुहावरा, तबले में गमला। तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा मुझे तबले में गमला नहीं करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ होगा, हमारा गुण आ जाएगा ये कहेगी। उसके बाद पता नहीं बिटिया ने कब हमसे कहा, और अब वो भगवान की दुआ से वो गिटार, हारमोनियम, तबले में मेरे साथ संगत करती है। कहीं आपने देखा भी होगा, जी, यूट्यूब जी। में देखिएगा तो। कभी टाइम कम मिलता है तो ये सब चीजें वो भी करने लगी। तो मैंने कई लोगों को लिया। फिलहाल संगीत दान करने में मैंने आज तक कभी कोई फीस इसमें लेता नहीं, कभी प्रोग्राम भी बहुत करता हूँ सुंदर। तो मैं, जी। हाँ अ, ये मैं, ब ये मैं
बहुगुणा जी, हाँ बहुत ही बोलिए। सुंदर आपका जो ये अभी तक का मैं सुन रही थी, बड़े ध्यान से जीवन यात्रा रही। और दो चीज बहुत सीखने के लिए मिलती है। एक तो धैर्य और मेहनत। जो आपने जी 11th-12th में भातखंडे नहीं ज्वाइन किया, अपने भाई साहब की बात मानी, उसके बाद इतना धैर्य रखा और उसके बाद मेहनत करी, ये एक जी बहुत ही सुंदर संदेश हमारी जो नई पीढ़ी के लिए आप दे रहे हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत छोटी छोटी बात में अपना धीरज खो देते हैं, जी जी गुस्सा हो जाते हैं, समझदारी जी नहीं दिखाते हैं। और जो दूसरी बात आपने बहुत बड़ी कही कि मैं गमले में फूल नहीं उगाऊंगा, और जो आज के माता पिता जो है उनके लिए एक सीख है। क्योंकि जैसा आपने कहा, आस पड़ोस के बच्चों को देखकर या अपने जो परिवार के लोग हैं उनको देखकर वो अपने बच्चों को बिना सोचे समझे या बिना उनकी राय लिए हुए उनको हर एक क्षेत्र में पारंगत बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। और जी ये मैं कह रही हूँ ना, जब आप लोग हमारे मंच पर आते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आपकी इतनी ही सी देर में आपने हमारे दर्शकों को, सब लोगों को दो ऐसी गूढ़ बातें बता दी हैं जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। और जी मैं प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ बहुगुणा जी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, फिर हम आगे की बातचीत जी करेंगे। मनोज पाठक जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जय माँ शारदे कह रहे हैं। चंपा बिस जी जुड़ी हुई हैं, सादर नमन कह रही हैं। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं, आदरणीय गिरीश सर सादर प्रणाम जी। और गिरीश जोशी जी कह रहे हैं, ऋचा जी, गिरीश बहुगुणा जी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं, वाह बांसुरी बजाने का शौक है जी। प्रकाश मित्रवत जी भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, जरूर। और राजू मेहरा जी कह रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद जुड़ने का मौका मिला है, बहुत सारे एपिसोड मिस किए, समय नहीं मिला। आज जुड़ के अच्छा लग रहा है, इस प्लेटफॉर्म में अपनेपन का एहसास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं गधियार गाड़ वाले, हम हैं सीधे पहाड़ वाले, जय उत्तराखंड। हम भी पहाड़ वाले ही हैं मेहरा जी। और नंद किशोर जोशी भी जुड़ गए, सादर अभिवादन कर रहे हैं। प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं, सरगम की प्रस्तुति देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए, बहुत सुंदर बहुगुणा जी। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर संगीत यात्रा है आपकी। संजय राव जी भी जुड़ गए हैं हमारे से। और अनीता जोशी जी कह रही है, आनंददायक। तो हम कार्यक्रम को थोड़ा और आनंददायक बना देते हैं। बहुगुणा जी, आपकी एक कोई कविता हो जाए। ठीक है, मैं कविता आपको बता देता हूँ। देखिए, हाँ कविता जी। के विषय में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कविता उतना साहित्य के विषय में मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा है, लेकिन जितना मैं जानता हूं कि कविता मैंने दो स्वरूप में देखी, लेखकों द्वारा लिखी गई। एक तुकांत कविता होती है, एक अतुकांत कविता होती जी जी जी। है। तुकांत ऐसी होती है कि उसका उसमें एक रिदम होती है। तुकांत मतलब मात्राओं का ऐसा सम्मिश्रण होता है कि जैसे आप उसको गीत के रूप में गा सकते हैं। जी और अतुकांत में वो आप ये भी कह सकते हैं पद्यात्मक और गद्यात्मक कविता, गद्य और पद्य। तो मैं आपको शुरुआत में जब एमकॉम में पढ़ता था तो मैंने कुछ कविताएं में लिखते रहता था। जैसे तो एक हमारे भैया के साथ बैंक में थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार तुम इतनी कविताएं लिखते हो, हमको दो, हम अपने मैगजीन में छपा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिखता हूँ आपके ऊपर। तो मुझे वो राजनीति के ऊपर बड़ा मजा आ रहा था उसमें लिखने का। तो मैंने पहली कविता ये जो उस समय लिखी थी, जरा सुनिएगा। ये राजनीति पे मैंने लिखी थी, ये जी, शुरुआत स्वागत की है। है मेरी, जब मैं एमकॉम में पढ़ता था। कैसे राजनीति का सीढ़ियां होती हैं। स्वीपर के ऊपर चपरासी, चपरासी के ऊपर टंकक, टंकक के ऊपर अधिकारी, है कौन यहाँ पर बादशाह, सब एक दूसरे के गुलाम। कहां से उठता है देखिए। स्वीपर के ऊपर चपरासी, चपरासी के ऊपर टंकक, टंकक के ऊपर अधिकारी, है कौन यहाँ पर बादशाह, सब एक दूसरे के गुलाम। अब बादशाह कौन है
है बादशाह तो राजनीति, जो होती है सबसे महान, टंकक हो या हो अधिकारी, झुक कर करते इसको सलाम, है कौन यहाँ पर बादशाह, सब एक दूसरे के गुलाम। जो राजनीति अपनाता है, कहते सब उसको नेता है, जिसको नहीं करना काम कोई, करना है अपना इंतजाम, है कौन यहाँ पर बादशाह, सब एक दूसरे के गुलाम। अब उनके बारे में है, नेताओं के बारे में, ये जब चाहें हड़ताल करें, ये जब चाहें हो बंद काम, ये जब चाहें हड़ताल करें, ये जब चाहें हो बंद काम, लोगों को हानि भले ही हो, चाहते हैं ये ऊंचा स्वनाम, है कौन यहाँ पर बादशाह, सब एक दूसरे के गुलाम। लास्ट है इसका, इनके दम पर है टिका हुआ। अच्छे वाले नेता बुरा ना माने, सुन रहे हो तो, मैं जो वो वाले नेता हैं जिनको जो बदनाम रहती है उनके लिए बोल रहा हूं। इनके दम पर है टिका हुआ भ्रष्टाचारी का यह पहाड़, अधिकारी भी घबराते हैं नेताजी की सुनकर दहाड़, और इनके भाषण सुनकर कर्मठ भी कर देते हैं बंद काम, है कौन यहाँ पर बादशाह, सब एक दूसरे के गुलाम। ये जब मैं एमकॉम में पढ़ता था, 90 की है ये कविता, तब की लिखी थी। ये पहली एक प्रस्तुति करी आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब आप एक वो युवा मन में जो आसपास के माहौल को देखकर विचार आते हैं, कहीं पर गुस्सा आता है, और जो भी उसके मन में होता है वो कविता के माध्यम से आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बाहर निकाला। जैसे कि संगीत तो खैर आपने पहले शुरू कर दिया था और साहित्य की तरफ रुझान बाद में हुआ। तो आज बहुत अच्छा आप साहित्य लिख रहे हैं, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे वो हिंदी हो। तो कैसे आप साहित्य की तरफ मुड़ गए? देखिए, मुझे याद है कि हिंदी में 3 पेपर होते थे जी। आपको भी याद होगा, यूपी बोर्ड में। तो तीसरा वाला संस्कृत वाला होता था, उसमें मेरा हमेशा हाई टॉप नंबर आते थे। तो मेरे को बचपन से भाषाएं सीखने का बहुत शौक है। शौक रहने से क्या हुआ कि मेरे घर में पिताजी की, हमारी बिस्कुट की फैक्ट्री थी भवाली में, तो हमारे वहां नेपाली नौकर काम करते, नेपाल से आते थे जी। तो उनसे मैंने, भाई मेरे और भी मुझसे बड़े भाई थे, तो मैं ही एक ऐसा रहा जिसने पूरी नेपाली उन लोग से सीखी। क्या बात। मैं नेपाली बचपन से उनके साथ रह के बोल, मेरे को इच्छा होती थी कि बस ये सीख जाऊं। मैं जब लखनऊ आया तो एक मित्र, क्योंकि हम तो कुमाऊं में ही बसे हैं तो कुमाऊनी बोलते हैं, कुमाऊनी में रिश्ता है। तो एक मित्र कोटियाल हैं हमारे, वो इस समय जीएम है स्टेट बैंक में, अहमदाबाद में भी रहे काफी टाइम, अभी मुंबई में है। बहुत हमारे मित्र थे, हम लोग साइकिल चला के आते थे। वो सोचता था ये बहुगुना है तो ये गढ़वाल के होंगे, तो साइकिल में वो बेचारा पूरी गढ़वाली बोलता रहता। मैंने उसको कभी भी नहीं बोला कि मुझे नहीं आ रही समझ में, और मैं हाँ हाँ मिलाते रहा, उसने मुझे गढ़वाली सिखा। क्या बात है। और जब मैंने यहाँ सहारा ज्वाइन किया तो यहाँ पर बंगाली लोग काफी थे, तो मैंने बंगाली बोलना सीख लिया। कब सीखा मुझे पता नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके मैं केजी क्लास में, मैं उधम सिंह नगर रुद्रपुर में मेरी दीदी थी, जीजा जी स्टेट बैंक में थे। छोटा छोटा था मैं, बहुत 4-5 साल का रहा हूँगा, 4 साल का। तो वहां मैंने पंजाबी बोलना मुझे पूरी आती थी उस समय, छोटा छोटा था। मतलब ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट समझिए, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ। तो मेरे को भाषाएं सीखने का बहुत शौक रहा। तो इतनी चीजें, भोजपुरी भी मैं बोल लेता हूँ ठीक ठाक, यहाँ पर रह के, लखनऊ में रह के। तो बाकी इंग्लिश हिंदी तो आपको जरूरी है आप चलने के लिए। तो भाषा में इसलिए आया। तो ऐसे ही करते करते ये जो लिख के किताब निकालने वाला, कविताएं तो मैं ऐसे लिख के जैसे सोशल मीडिया में अपना डालते रहता था। तो जब मैंने कुमाऊनी वाली ये लिखी तो मुझे एक हमारे बहुत पूज्य यहाँ के हमारे वरिष्ठ हैं, हरीश पंत जी हैं, श्रीमान जी, और बहुत मुझे प्यार करते हैं और बहुत आदरणीय हैं, बहुत बहुत दिखाते हैं बेचारे। और वो भेजा करते थे मुझे अच्छी अच्छी कविताएं, अभी भी भेजते हैं। एक दिन उन्होंने मेरी ही कविता नीचे नाम मिटा के, जो मैंने
पहाड़ी पकवानों पर लिखी थी कुमाऊनी, वो उन्होंने मुझे भेजी। ये 2022 की बात। तो उन्होंने कहा यार देखो बहुगुणा जी, ये कितनी बढ़िया लिखी है, किसी ने पूरे एक एक पकवान इसमें पहाड़ के हैं और पूरी कविता में लिखा है। हम जब पढ़े तो उसके बाद हमने कहा पंजी ये तो मेरी है। तो बोले तुम्हारी कहाँ है? मैंने उनको, क्योंकि मैं मोबाइल में ही लिखता हूँ, हाथ से जी, पेन में नहीं लिखता हूँ, फिर मैं उसको ट्रांसफर करके एक फोल्डर में सेव कर लेता हूँ, फिर वहां जो करेक्शन करना है वो कर लेता हूँ। तो मैंने उनको रफ भेजा कि पहले ये था, देखिए इसमें पूरी पकवान नहीं थे, फिर ये। बोले अरे तुम इतना बढ़िया लिखते हो, तुम भेजते हो, मैं सोचता हूँ कहीं के लाते हो तुम, यार तुम इसका कलेक्शन करो, किताब छपाओ। तो हमने कहा किताब छपाने में तो बहुत पैसा लगता है। तो बोले कि हाँ लेकिन तुम करो कलेक्शन, जो होगा करेंगे। तब तक हमारी वाइफ बैठी थी बगल में, उसने कहा छपाओ यार, सब चुरा ले रहे हैं और ऐसे दूसरा नाम लिख के लिख देंगे, हम दे देंगे, चलो तुम्हारे जितना प्रिंटिंग होगा। हमने खैर फिर हिम्मत रखी। अब हिम्मत रखी तो उस समय मेरे पास कुमाऊनी, मैंने कहा छापो तो, जबकि हिंदी के मेरे पास करीब 2-3 किताबें तैयार हैं एकदम अलग अलग जी, टॉपिक। तो मैंने कहा पहली किताब में कुमाऊनी में ही लिखूंगा, अपनी जो दुध बोली है उसमें। उस समय मेरे पास 14-15 कविताएं थी कुमाऊनी की, उससे जी, कम ही रही हैं। तो मैंने फिर पूछा पाछा, जो अच्छे हमारे वहाँ के पूज्य घनानंद पांडे मेघ जी हैं, बहुत अच्छे जी, कवि हैं, उनसे पूछा। और हमारे वरिष्ठ धन सिंह मेहता अनजान जी हैं, जिनको देख देख के हम, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया आगे बढ़ाने के लिए, बुलाते भी हैं वो लोग। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, ललित दा हैं, ललित सिंह पोखरिया साहब, स्टेज के बहुत एक स्तंभ है समझिए। तो उन्होंने कहा यार गिरीश ऐसा है कि कम से कम 35-40 कविता तो, 30-35 तो होनी चाहिए, तुम इतना 40-50 हजार रुपये लगेगा तो इतनी नहीं होंगी, 15-20 कविता से क्या करोगे? तो मैंने कहा 40 कहाँ से आएंगी, इतनी जल्दी कैसे लिखूंगा मैं, तो ये तो कई सालों में मैंने इतनी लिखी है, ये कुमाऊनी में लिखना टफ होता है। फिर खैर मैंने कहा अब मैं चलो लिखता हूँ। तो मैंने वहीं कंप्यूटर में टॉपिक सोचूं और लिखना चालू करूं। लिखना चालू करते 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 मैंने 3 महीने में 48 कविताएं लिख ली, अलग अलग टॉपिक पे। तो मतलब जो मेरी बहनें हैं वहां रहती है हल्द्वानी में, वो बोली इतने ये शब्द विन्यास कहाँ से तुम कुमाऊनी ले आए हो? हमने कहा मैंने क्या करा कि जब मैं वहां से यहाँ आया, अभी मुझे कोई भी कहीं कुमाऊनी मिलता है मैं कुमाऊनी में बोलता हूँ, गढ़वाली मिलता है मैं गढ़वाली में बोलने की कोशिश करता हूँ, कोई नेपाली मिलता है मैं नेपाली में ही बोलता हूँ, भले ही हाँ, गड़बड़ वो खुद ही सुधार देता है। और मैं कोशिश, बंगाली थे मैं बंगाली में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये बोलने की कोशिश से क्या है कि शब्दकोश आपका बढ़ जाता है। बढ़ और जाता फिर तो करते करते अब मेरे को कविता में ऐसा, हिंदी वाले में भी ऐसा हो गया है। अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ, समय है ना आपके पास? हाँ जी, मैं बहुत बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ है कि अभी लगभग ऑफिस में हमारे इस एज में लोग पहुंच गए कि सब रिटायर हो रहे हैं, 55-60 में हो जाते हैं सब, 55-56 हमारी एज हो गई है। तो जो रिटायर हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि मैंने कहा यार कुछ किया जाए। तो एक के लिए मैंने कहा उस, मैं कविता लिखूंगा तुम्हारे जानने से पहले। तो जी, उसके जीवन को मैं जानता था, मैंने उसके ऊपर कविता लिख डाली पूरी। कविता जब लिखी तो बहुत अच्छी लगी लोगों को। फिर दूसरे के ऊपर लिखी, तो जिनका मैं जीवन जानता हूँ, जैसे किया उन्होंने, कब ज्वाइन किया, तो वो रिदमिक, मतलब वो गीत पे बन जाती है, तो वो जी, लिखना चालू किया। एक चीज मैं और आपको बताऊं, मैंने 2 ऐसी कविताएं बनाई है। मैं आज जितने लोग सुन रहे हैं, हालांकि इसमें विद्वान लोग भी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई लोग भी सुन रहे होंगे, जिनको बताने की नहीं है, लेकिन मैंने सार्वजनिक सभी दर्शकों को, सभी अपने प्रेमी जनों को, शुभ चिंतकों को ये 2 चीज मैं दूंगा आज, जो आप लिख लें अगर, तो आप भविष्य में आपके कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त की विवाह वर्षगांठ और जन्मदिन हो, तो आप वो कविता लिख लीजिए, नाम चेंज करके आप दे दीजिए। मैंने ऐसी 2 कविताएं बनाई हैं विवाह वर्षगांठ पर और जन्मदिन पर। तो बाकी जी, लैंग्वेज सबके जीवन की लगभग एक सी होती है। तो ये मैं आपको अभी दूंगा ये सबके लिए। तो ये करते करते मैंने ये लिखा। अभी जो भी टॉपिक आता है
तो उसमें अभी आपने देखा होगा कि ये जब ये चल रहा था आपका ऑपरेशन अभी ये सिंदूर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उस दौरान जी मैंने डेली डेली जो टॉपिक होता था उस पर कोशिश करता था एक लिख के पोस्ट कर दूं। मैंने लिखी, शायद आपने पढ़ी भी होंगी। जी जी ऐसे बिल्कुल। जैसे और आपकी कोरोना जब, रक्तदान, जी रक्तदान था। जी 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 जी, हाँ, रक्तदान के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो ये जी मैंने जो उस समय के कोरोना काल की मैं एक आपको सुना देता हूँ। देखिए, जी, मैं तब तक थोड़ी समसामयिक, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हाँ, ले आप लीजिए, ले जी लीजिए। कविता ढूँढ लीजिए। गिरीश जोशी जी हाँ, है हमारे साथ साथ में। जुड़े हैं। जी, आपको सैल्यूट, बहुत-बहुत जय हो मेरी देवभूमि, जय उत्तरांचल कह रहे हैं। हमारे साथ ज्ञान पंत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत ही सरल, सौम्य और शालीन है बहुगुणा जी, गीत संगीत के गहन जानकार, शुभकामनाएँ, बढ़िया चल रहो। बस आशीर्वाद छे आपू। पंत जी, बहुत बहुत पूजा धन्यवाद। श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सर, बहुत सुंदर आयोजन कह रही हैं। मनोज पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी कह रही हैं बहुत सुंदर कविता राजनीति पर। और गिरीश जोशी जी कह रहे हैं बहुत बहुत ही प्यारे सौम्य सरल इंसान है बहुगुणा जी। वाह वाह बहुत खूब सर, पूजा जी कह रही है। प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं आहा, है कौन यहाँ बादशाह, एक दूसरे के गुलाम बेजोड़ सर। श्री मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, शानदार शानदार कह रही है। संजय राव जी जुड़ गए, वाह गिरीश जी क्या बात, बहुत सुंदर। फकीरा सिंह चौहान जी जुड़ गए, राजनीति पर बहुत सुंदर कविता, वास्तव में नेतागिरी के नीचे सब लोग गुलाम हैं। नंदा वल्लभ जी जुड़ गए हैं, वेरी नाइस कह रहे हैं। संजय राव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर परिचर्चा। दीपचंद त्रिपाठी, निर्मल जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं है कौन यहाँ बादशाह, बहुत सुंदर रचना। हेम पांडे जी कह रहे हैं बहुत ही महान कार्य किया आपने गिरीश जी। और कमला विश जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत बढ़िया बहुगुणा जी कह रही है। चंपा विश जी भी कह रही है वेरी नाइस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़कर कार्यक्रम देख रहे हैं और हमारे बीच जो बातचीत हो रही है उसका आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए आप सुनते हैं बहुगुणा जी की एक और रचना। स्वागत है बहुगुणा जी। देखिए, जब कोरोना आया था तो सभी लोग जी अंदर बैठ गए थे। कोरोना काल में भी मेरी बिटिया ने पूरा गिटार ऑनलाइन देख दुख के, कुछ हमसे पूछ के पूरा बजाना सीख लिया। मैंने उस बीच कोरोना के ऊपर काफी कविताएं लिखी और गाना, मतलब धुन बना के बिटिया ने तबला बजाया, तो मैंने कुछ प्रसारित भी करी थी। तो उस समय यही था। तो कुछ कविता में एक मैं आपको बताता हूँ, समसामयिक है इसलिए बता रहा हूँ, जैसा माहौल था उस समय। घर के बाहर निकलना जरूरी नहीं, घर के अंदर रहो ये कहा मान लो। क्या घर के बाहर निकलना जरूरी नहीं, घर के अंदर रहो ये कहा मान लो। तन की दूरी है ये, मन की दूरी नहीं। तन की दूरी है ये, मन की दूरी नहीं। कुछ दिनों की तपस्या है ये जान लो। क्योंकि उसमें ये था कि क्वारंटाइन हो जाओ, दूर हो जाओ। तो जी है, आप दूर, किसी को हो गया तो दूर। तो ये इसलिए उसमें मेरे मन से निकला था। अब क्या क्या उसमें उपदेश भी था। घर गए घर से बाहर नहीं मानते, घर गए घर से बाहर नहीं मानते। किस जगह है कोरोना नहीं जानते, किस जगह है कोरोना नहीं जानते। कुछ क्षणों में महामारी ले आओगे, कुछ क्षणों में महामारी ले आओगे। खुद तो जाओगे औरों को ले जाओगे। इतना क्या बात। कोरोना का दहशत थी, लपक गया तो कितनों को ले गया, हुआ भी। अब इसका क्या, कोरोना क्या है, मैंने लिखा था, आग जैसी धड़कती है ये कोरोना, आग जैसी धधकती है ये कोरोना। मुझसे तुम पे सरकती है ये कोरोना, मुझसे तुम पे सरकती है ये कोरोना।
सुन लो करबत, सुन लो करबत बिनती मेरी आपसे, मान लो बात निकलो न घर से अभी, मान लो बात निकलो न घर से अभी, घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं, घर के अंदर रहो ये कहा मान लो। इसको आप गजल भी मान सकते हैं। जी, चलिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत ही जी, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है। और जितनी भयानक कोरोना बीमारी थी या जितना भयानक वो दौर था, उतनी ही सुकून देने वाली आपकी ये रचना है। सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे दर्शक भी कह रहे हैं, मोहन बिनवाल जी बहुत पसंद कर रहे हैं, मनोज पाठक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, चंपा बिज जी कह रही बहुत सुंदर रचना, संजय राव जी कह रहे हैं तन की दूरी है मन की दूरी नहीं, बहुत सुंदर रचना कोरोना पर। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो बहुगुणा जी, जैसे कि संगीत और साहित्य अक्सर मैंने सुना है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप थोड़ा दोनों विषयों पर विस्तार से थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना जरूरी है साहित्य में संगीत का समावेश हो। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया है। देखिए, एक हमारे जो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा आता है, कहते भी हैं, साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम। क्या? तो यदि कोई व्यक्ति साहित्य संगीत से कटा हुआ है या वो विहीन है, तो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम, पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु के समान है। मतलब यहां तक कि उसको तुलना की गई है। शायद इसीलिए तुलना की गई होगी क्योंकि संगीत ऐसी चीज है, ऋचा जी मैं बताऊं, कि सुख दुख सबकी जिंदगी में लगे रहते हैं, सबके जीवन में होते हैं, परिवार होता है, हर क्षण आते हैं। शायद मेरे ख्याल से सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है, लेकिन जो दुख छोटा सा आता है वो ये लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है, और जी, सुख आदमी सब भूल जाता है। तो संगीत ऐसी चीज है आपका जो एकाग्रता के लिए, अगर कोई बच्चा आपका, इसमें एक उदाहरण मैं आपको दूंगा भी एक बच्चे का, तो बच्चा अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, अगर उसके अंदर संगीत का कोई चीज डाल दी, तो वो निश्चित रूप से उसका पढ़ाई में भी आशातीत परिवर्तन होगा। वो अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें बहुत राइज कर जाएगा। तो इसलिए संगीत का और साहित्य का, दोनों का, अब साहित्य क्या है, वही चीज साहित्य है। साहित्य में भी एकाग्रता होती है। आप एकाग्र नहीं होंगे, आप लिख नहीं पाएंगे। हम बिल्कुल। कुछ लिख रहे होते हैं, अगर कोई बोलता है, मैं जो कुछ भी लिखता हूँ 10 मिनट में लिख लेता हूँ। एक कविता में अगर उसमें तंद्रा टूट गई तो फिर वो बन नहीं पाएगी। तो मैं लिखना, जब पेन चालू होती है या मोबाइल में लिखना चालू करता हूँ, तो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में पूरी 1 पेज, 1.5 पेज की जो भी होती है रिदमिक कविता तैयार हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि एकाग्रता है, एकाग्र रहते हैं हम, कोई डिस्टर्ब नहीं चाहते हैं। ऐसे ही संगीत आपको एकाग्र एकाग्र बनाता है। संगीत में भी आप कोई गाना गा रहे हैं, कोई राग गा रहे हो, तो आप अंदर से गाते हैं, अंदर से आपके दिमाग में लगता है मुझे, क्योंकि राग जो है वो स्वरों का कॉम्बिनेशन है डिफरेंट। आप 12 स्वर होते हैं, एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, 5 विकृत मिला के कुल 12 स्वर हो जाते हैं। तो जी, 12 स्वरों में ऐसा होता है कि इन्हीं 12 स्वरों के कॉम्बिनेशन से, ये स्वर क्या है आप समझिए, अल्फाबेट है। मैं थोड़ा जी, संगीत के बारे में बता दे रहा हूँ। जी, जी, इन 12 स्वरों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को राग कहते हैं। वही राग से हमारे गीत बनते हैं। तो अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा मैं यमन गा रहा हूं, मैं भीम पलासी गा रहा हूं, मुझे भैरवी गानी है, तो अगर दिमाग में हमारे ये नहीं रहेगा, इसमें भैरवी में रेगाधनी कोमल लगेगा, यमन में मध्यम तीव्र लगेगा, ये चीज दिमाग में नहीं, तो एकाग्र होंगे तभी ये चीज आएगी दिमाग। ऐसे ही हम किसी टॉपिक पे कुछ लिख रहे हो, कोई कविता लिख रहे हो या हम कोई कहानी लिख रहे हो, तो हम अगर एकाग्र नहीं होंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे, और हम लिखेंगे तो हम एकाग्र हो जाएंगे। तो एकाग्रता
जितने भी साहित्य वाले या संगीत वाले होते हैं, उनकी एकाग्रता बहुत ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो संगीत ये देता है। दूसरी चीज, साहित्य और संगीत का मिलन, जैसे मैं लिखता हूँ, आपको मैं बताऊं, कविताएं मैं जो भी लिखता हूँ, मैं अतुकांत बहुत कम लिखता हूँ। शुरुआत में मैंने अतुकांत लिखी हैं कुछ, अतुकांत एक आध मैं सुना दूंगा। लेकिन अपने आप ही मेरे उसमें ये रिदम बन जाती है। वो जब लिखता हूँ उसी समय उसकी धुन बनते हुए लिखता हूँ। वो मात्राएं भी बराबर रहती हैं। मतलब आप ये समझिए कि छंद चौपाई दोहे के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें 22 मात्रा होंगी, 17 मात्रा होंगी, 16 होंगी, तो हर लाइन पे तो तभी वो रिदम बनती। तो साहित्य और इसका बहुत कॉम्बिनेशन है, बहुत एक दूसरे का मतलब संप्रेषित एक दूसरे में होती हैं, दोनों जुड़े हुए रहते हैं। आप देखिए जितने भी हमारे अच्छे-अच्छे कवि, गीतकारों ने गीत लिख लिख के छोड़ दिए, और संगीतकारों ने, हमारे जो भी पूज्य संगीतकार नामी रहे हैं, तो उन्होंने उसमें धुन बनाई, वो गाना उन्होंने लिख के छोड़ दिया। तो दोनों का अगर ये संगीत और साहित्य का मिलन ना हो, उससे क्या होता है, फिर संगीत और साहित्य जब मिलते हैं तो गीत पैदा होता है। गीत क्या है, वो जो कान में सुनने में अच्छा लगे, तो अच्छा वो लगे। होता है गीत, है ना? तो वो जी, इसलिए इसलिए संगीत और साहित्य का बेजोड़ मिलन है, और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये समझिए आप। अगर आप कवि कवि सम्मेलन में जाइए, सीधा-सीधा कोई पढ़ दे, उतना गौर से मतलब ध्यान नहीं जाता है, या सुनने श्रोतागणों का। अभी हमने पहला वाला हमने सीधा-सीधा पढ़ दिया, दूसरे में मैं थोड़ा तरन्नुम लगा दी, तो थोड़ा-सा अच्छा जी। लगा होगा मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, फ़र्क बिल्कुल। होता है। हाँ, जी, ये फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें हैं साहित्य और संगीत की, दोनों का एक दूसरे में समावेश होना, और दोनों का होना। अगर आपके पास संगीत है, तो आप अच्छी कविताएँ लिख सकते हैं। मैंने अपना अनुभव ये किया है, और बहुत से मैंने देखा संगीत के लोग। अभी-अभी का मैं ताज़ा आपको उदाहरण बता रहा हूँ। भातखंडे एलुमनाई एसोसिएशन बनाई, वहाँ की माननीय उप कुलपति मांडवी जी हैं इस समय। तो उन्होंने जी, पुराने लोगों को जोड़ा उसमें। हमको भी, कोई प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने भी देखा हम सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उन्होंने भी हमारा नाम महासचिव के लिए दे दिया। बन गई, सब कुछ हो गया, बड़ा सम्मान हम। तो उन्होंने बोला कि बहुगुणा जी, योग दिवस के दिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है भातखंडे विश्वविद्यालय में। तो उसमें हम लोगों के एलुमनाई क्या प्रस्तुति करें, हम लोग कुछ, आप तो योग करना जानते हैं कि योग की वो रखे। मैंने कहा योग तो सब करेंगे, उस दिन आसन प्राणायाम सब करेंगे, तो वो कोई नई चीज नहीं होगी। हम ऐसा करते हैं कि कुछ संगीतमय इसको करा जाए। तो बोली वो कैसे होगा? मैंने कहा हम आपको बताते हैं, और संगीतमय इसको कैसे करेंगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो बोले कि ये कैसे होगा? मैंने कहा मैं एक गीत लिखूंगा योग के ऊपर, सारी मुद्राओं के ऊपर, जी, और आप और हम बैठ के वो, चूंकि वो प्रोफेसर वोकल की हैं, गायन की, तो मैंने कहा आप वो अच्छी गायिका भी हैं, तो मैंने कहा आप मैम बैठ के करेंगे। तो फिर एक दिन उनके घर में मैं अपना कीबोर्ड लेके गया, तो उसकी धुन भी हम, उन्होंने मुझे हिंट दिया, तो वहां पर बनाई। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखिएगा, मैंने वो शायद आपने सुना भी होगा, मैंने उसमें भी डाला था। और जी, जी। और उसका, हाँ, बहुत अच्छा है। जी, संगीत के हाँ, साथ समावेश करके हाँ, हम सुनना चाहेंगे हाँ, आपसे वो समय, रचना। हाँ, तो जी, मैं इसको कहिए तो सुना दूं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल सुनना हाँ, चाहेंगे हम। हम्म, ये था योग की लगभग, मैंने जितनी हम प्राणायाम, योग प्राणायाम करते हैं जो बेसिक होती हैं, वो सब चीजें इसमें डाली है ना? जी, हम्म, करके योग भगाओ रोग, कर लो मुट्ठी में जीवन को, यही विधा जो जागृत रखती स्वस्थ हमारे तन और मन को। जी, करके योग भगाओ रोग, कर लो मुट्ठी में जीवन को, यही विधा जो जागृत रखती स्वस्थ हमारे तन और मन को। अब पहला क्या है,
सूर्य नमस्कार। तो नमस्कार। सूर्य देव को नमस्कार कर हो शुरुआत हमारे दिन की, आंख मूंद कर ध्यान लगाएं, यही निरंतरता जीवन की। अब प्राणायाम हम लोग जो करते हैं, कर अनुलोम विलोम भगाओ, जो उससे जो इफेक्ट होता है, हो सकता है कोई चीज और हमसे पारंगत लोग कहें कि नहीं इससे इसमें फायदा होता है, लेकिन मुझे जो नॉलेज है उतना मैंने लिखा। कर अनुलोम विलोम भगाओ, व्याधि श्वसन और अवरोधों की, बाह्य भस्त्रिका की क्रिया से दूर विकार उदर रोगों। बाह्य भस्त्रिका की क्रिया से दूर विकार उदर रोगों की, कपाल भाती की सतत क्रिया से काया कल्प हो पूर्ण देह का। रामदेव जी कहते हैं ना, कपाल भाती करो पूरा जी। देह आपका। तो काया कपाल भाती की सतत क्रिया से काया कल्प हो पूर्ण देह का, कर उद्गीत भ्रामरी मिलता, शीतल मस्तिष्क और भाव नेह का। शीतल मस्तिष्क भाव नेह का, जो उद्गीत और भ्रामरी हम लोग करते हैं। तो नित्य प्रतिदिन जो करता योग, उसका जीवन रहे निरोग, तन मन दोनों स्वस्थ रहें, जब विश्व कल्याण में हो उपयोग। करके योग भगावो रोग, कर लो मुट्ठी में जीवन को, यही विधा जो जागृत रखती स्वस्थ हमारे तन और मन को। करके योग भगावो रोग, सूर्य देव को नमस्कार कर हो शुरुआत हमारे दिन की। सूर्य देव को नमस्कार कर हो शुरुआत हमारे दिन की। आंख मूंद कर ध्यान लगा लो, यही निरंतरता जीवन की। कर अनुलोम विलोम भगाओ, कर अनुलोम विलोम भगाओ। वहां हम लोग ये एक्टिंग भी कर रहे थे, अनुलोम विलोम मतलब कुछ लोग कर रहे थे। कर अनुलोम विलोम भगाओ, व्याधि श्वसन और अवरोधों की, व्याधि श्वसन और अवरोधों की, बाह्य भस्त्रिका की क्रिया से दूर विकार उधर रोगों की, दूर विकार उधर रोगों की। कपाल भाती की सतत क्रिया से काया कल्प हो पूर्ण देह का। कर उद्गीत भ्रामरी मिलता, शीतल मस्तिष्क भावने का। नित्य प्रतिदिन जो करता योग, नित्य प्रतिदिन जो करता योग, उसका जीवन रहे निरोग। तन मन दोनों स्वस्थ रहें जब, तन मन दोनों स्वस्थ रहें जब, विश्व कल्याण में हो उपयोग। करके योग भगावो रोग। मैंने धुन में भी सुना दिया और वैसे भी सुना दिया। जी, मैं वही कहना चाह रही थी कि आपने धुन में सुनाकर और सामान्य तरह से सुनाकर हमें एक जो अंतर है ना, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि संगीत अगर साहित्य के साथ मिल जाए तो कितना मनोरम, मंत्र मुग्ध, कर्ण प्रिय हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मैं थोड़ी प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। कला पंथ जी जुड़ गई है, बहुत सुंदर रचनाएं व चर्चा। पंडित नारायण पाठक जी जुड़े हैं, नमस्कार, भली चर्चा चल रही है पूर्णागिरी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय राव जी कह रहे हैं संगीत की सार्थकता पर बहुत अच्छी बात कही आपने गिरीश जी। प्रकाश पांडे जी कह रहे बहुत सुंदर साक्षात्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। संजय राव जी कह रहे इतने अच्छे कवि गीतकार से साक्षात्कार कराने तथा इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए आपका धन्यवाद ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और नागेश शाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कह रहे पहाड़ी बोलो हो भगुड़ा जी। प्रकाश जोशी जी जय जय कह रहे हैं, प्रकाश जोशी जी कह रहे हैं धन्यवाद गिरीश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षा पांडे, पंत पांडे जी जुड़ गई हैं, अति सुंदर, बहुत सुंदर साक्षात्कार कह रही हैं। संजय राव जी कह रहे हैं वाह गिरीश जी, योग पर कितनी अच्छी प्रस्तुति, बेहद खूबसूरत आवाज आपकी। नागेश शाह जी पूछ रहे हैं क्या ये साक्षात्कार हिंदी में चल रहा है या कुमाऊनी में
हद है के यार। नागेश आजू माफी मांगनू किले कि यो कार्यक्रम हम सप्तरंगक नामल शुरू कर रखो जैमें हम हिंदी में बातचीत करूं किले कि जो हमार हिंदी भाषी लोग छन उनन के लिए हमार यहाँ के संस्कृति बोली और जो ले यहाँ रीति रिवाज छन उनन के जानने की इच्छा छी। तो ये लीजिए यो कार्यक्रम जो शुरू कर रखो वो हिंदी में कर रखो ताकि जो हमार उत्तराखंडक बिहारक लोग छन उन्हें हमार संस्कृति हमार लोग हमार साहित्य कारण के बारे में जान सकल। ये लीजिए यो हिंदी में छे लेकिन कुमाऊनी वाल कार्यक्रम जसक तछु हर शुक्रवार हम प्रस्तुत करून भूमि ले छे। यह लीजिए यो कार्यक्रम हिंदी में छे। कमला बिश जी जुड़ गई। वाह योग पर बहुत सुंदर रचना। संजय राव जी भी सराहना कर रहे हैं। नागेश साजी करे के बालक पहाड़ी पटांगण छुड़ गो। ने पहाड़ी पटांगण नहीं छूटियो एक एडिशन है गो हमार देशी पटांगण ये में। कैलाश जोशी जुड़ गई कह रहे हैं वाह रिचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य यही है कि हम देश के अलग अलग प्रांतों के लोगों से जुड़े और उनको भी अपने आप से जुड़े। इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के बाहर के भी लोग आकर अपनी बात कहेंगे, उनको ये अवसर दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य हमारे उत्तराखंड के कुछ रचनाकारों की प्रेरणा और जो मेरे साथ बहुत पहले से उत्तराखंड के बाहर के लोग, अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनके सुझाव पर ही मैंने शुरू किया है। गिरीश जोशी जी कह रहे हैं बहुत बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। बहुगुणा जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। राणा जी कह रहे हैं शुभम मंगलम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं। बहुगुणा जी, मैं आपकी रचनाएं देखती हूँ, जैसे आपने योग पे लिखी, रक्तदान पर और कोरोना पर या राजनीति पर, तो आपकी रचनाओं में ज्यादातर समसामयिक विषय होते हैं। तो एक रचनाकार के लिए या किसी भी बोली भाषा के साहित्य के लिए कितना जरूरी है समसामयिक विषयों पर लिखना? ये मैं आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया। समसामयिक में क्या होता है, देखिए आपको कविता लिखने के लिए या कहानी लिखने के लिए आपको टॉपिक चाहिए, आपको विषय चाहिए। तो समसामयिक में लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि आपको शब्दों का एक झोला मिल जाता है, यानी आपके पास टॉपिक मिल गया तो आपको लिखना बहुत आसान हो जाता है। कोई चीज के बारे में ऐसे ही लिखने को बैठ जाए, कुछ लिखो भाई कुछ लिखो कहा, अब कुछ लिखो में तो पहले सोचना पड़ेगा लिखें क्या। लिखने के लिए आपको टॉपिक चाहिए, तो टॉपिक ढूंढने में उतना तो समसामयिक चल रहा है। जैसे अभी ये चल रहा था आपका सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर में आपको जरूरत नहीं थी, आपको सब कुछ पता चल जा रहा था, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना ने क्या किया, हमारी मिसाइलों ने क्या करा, किसको वो किया। तो आपको शब्द संयोजन काफी मिल गया, आपको टॉपिक मिल गया, तो आपका लिखना बहुत तो समसामयिक में लिखना। दूसरी चीज क्या है, समसामयिक को लोग उससे जुड़े रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो उसको ज्यादा पसंद करते हैं लोग। क्योंकि एक चीज, कोई हम किसी इतिहास के बारे में कोई चीज लिखें तो नए बच्चे को या नए किसी को जिसने उसके बारे में नहीं सुना है, उसको पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब जाने। समसामयिक तो आपके सामने है, तो उसमें अगर वो कविता के रूप में या गीत के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा तो उसको क्या है कि लोग उसको जो पसंद करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो इसलिए समसामयिक लिखना आसान भी है और समसामयिक लिखने में आपको मैटर मिल जाता है, इसलिए समसामयिक की बात होती है, और कोई बात। जी जी। तो बहुगुणा जी, हमारे साथ हेमा नेगी जी भी जुड़ गई है। नमस्कार, बहुत ही बढ़िया कह रही हैं। प्रकाश जोशी जी कह रहे एक बात इस प्लेटफॉर्म में पहुंचाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो आप सब लोगों की। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए, हम बातचीत करेंगे। अगर हमें लगा कि वो हम इस प्लेटफॉर्म से बात कर सकते हैं या लोगों तक पहुंचा सकते हैं, प्रकाश जोशी जी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुगुणा जी, जब समसामयिक की हम बात कर रहे हैं, तो एक और बहुत जरूरी आजकल के समय में है समाज से जुड़ना या सामाजिक
जो एक सद्भावना की बात हम लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। जबकि जी साहित्य और संगीत बहुत ही कोमल भाव होते हैं, जी जी जो समाज समाज के लोगों से बहुत जल्दी जोड़ते हैं। तो जी। सामाजिक कार्यों के बारे में या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, जबकि आप खुद बहुत ज्यादा समाज के हित में कार्य कर रहे हैं आज भी? जी, बहुत अच्छा बिंदु आपने फिर एक बार रखा। इसमें ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ब्लड डोनेशन की बात, मैंने रक्तदान स्टार्ट किया था। मेरे जी। भ्राता जो इस बार इस दुनिया में नहीं, जिनके साथ आके मैंने यहाँ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा। वो इतने सामाजिक व्यक्ति थे कि 38 ईयर्स में, 38 साल की एज में वो बेचारे चले गए। और ऐसा व्यक्तित्व मैंने देखा नहीं अपनी उसमें, ये समझिए 38 साल की एज में न जाने अनगिनत खून डोनेट करते। तो उसमें क्या हुआ कि उनको देख के एक प्रेरणा तो मिलती थी मुझे, वो देते थे कर। तो जब मैंने पहले बार रक्तदान किया था, मेरे मन में ये होता था कि हे प्रभु, मेरा पहला जो बोतल खून की मेरे शरीर से निकले, वो ऐसे जरूरतमंद को जाए, मन से आता था। और मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरे मन की बात भगवान करता है या जो भी करता है, बहुत चीजें लग जाती हैं। तो मेरे मन में होता था कि ऐसे को दूं बस। और बड़ा जोश होता था भैया को देख के कि ये देखो इन्होंने इतना दिया और मैं भी कुछ करूं। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली। चंद्रशेखर बहुगुणा मेरे भैया जी का नाम था। और बहुत, मतलब वो बहुत सोशल वर्क करते थे। कहने भर में वो गाड़ी लेके 5-6 डोनर को लेके पहुंच जाते थे। तो मैं यहाँ से मैं शायद एमकॉम 1 में पढ़ रहा हूँ। तो मैं भवाली गया था, मेरे बड़े भैया भाई साहब का भाभी की डिलीवरी होनी थी। तो थोड़ा डिले हो गया था, तो उनको नैनीताल एडमिट किया गया। तो माँ ने कहा तू, वो तो बहुत हालत खराब है, तू जल्दी से चला जा। मैंने कहा यार आज मुझे लग रहा है ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। तो मुझे अपना ग्रुप पता नहीं था, आप भी समझिए। तो वहां मैं गया, तो वहां बस सब उनका उनका ऑपरेशन नॉर्मल हो गया, ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चा उनका हो गया सही तरीके से, सब स्वस्थ हो गए। तो मैं जब जा रहा था भवाली से, जल्दीबाजी में था मैं हॉस्पिटल जाने के लिए, तो एक कोई हमारे जानने वाले थे, बड़े भैया के दोस्त, वो दौड़ते हुए आए। बोले यार बहुगुणा जी, आप नैनीताल अस्पताल जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। यार इसको ले जा दो, एक गरीब आदमी है, इसकी वाइफ का, वो बेचारा किसी की, जिसको मैंने ब्लड दिया, वो किसी की कपड़े की दुकान में नौकरी करता था, नौकरी करता था। तो बच्चा हुआ, आप देखभाल ऐसी हुई, तो आप जानती हैं कि वो किनारे बैठाला जाता है, 22 दिन तक छुए नहीं। उसको जॉन्डिस हो गया, देखभाल कुछ हुई नहीं, जॉन्डिस हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि जब सीरियस हो गया मामला, तब उन्होंने वहां पर डॉक्टर ने कहा भैया इसका तो जॉन्डिस बहुत बढ़ गया, ब्लड रह ही नहीं गया, इसको पहले तो ब्लड चढ़ाओ, शायद बच जाए, ले जाओ। तो उसने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा हो गया, इसको यार एडमिट करा देना। और कुछ पैसे, मैंने कहा पैसे रहने दीजिए, कार मैंने बुक की है, उसी में चले जाएंगे। हम चले गए वहां। जब हमारे भाभी का बच्चा सही से हो गया, तो मैंने फिर बोला कि चलो, थोड़ा खुशी सी होगी। तब वो वही व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसको एडमिट करा दिया, तो उसकी वाइफ को पर्चा लेके आया, तो बोला कि यार बहुगुणा जी वो ब्लड मांग रहे हैं। मैंने कहा यार मैं दूंगा किसंदा, चलो यार, ब्लड क्या दिक्कत है। खुशी थी, अपने वाला सही हो गया था। तो मैं उसके साथ पर्चा लेके चला गया। वहां गया तो वो स्लाइड में डाल के उसकी वाइफ का खून लाए और हमारा ऐसे डाला, वो तो मैच कर गया। तो बोला यार जी। ये कौन दे रहा है, बहुत खुश मन से दे रहा है, ये तो मैच कर गया। तो मैंने कहा मैं दे रहा हूँ। पहली बार आप समझिए कि इतना सुकून मुझे मिला। और मुझे ये भी नहीं पता था इसके बाद, नहीं तो पैदल चल रहे, मैं मल्लीताल से तल्लीताल पैदल आया मामा के घर में उस दिन, हम्म। ब्लड देने के तुरंत बाद। तो फिर वो बोले कि कॉफी लेके आओ, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी बीवी को बचा दिया इन्होंने। और मैंने उनको पैसे भी दिए, क्योंकि गरीब आदमी था। मैंने कहा यार दाजू, यार आप मेरे पे ले जाओ और आप
कॉफी वॉफी लेके आ जाओ, वो पी के हम फिर चले। तो मुझे वो सुकून मैं कभी भूलता नहीं। उसके बाद वो अब बच्चा बड़ा हो गया, अभी नौकरी वोकरी करता है, उसकी वाइफ भी बच गई, तो वो जो मुझे सुकून, उसके बाद मैंने औरों को भी दिया, लेकिन मैंने ज्यादातर गरीबों को, और जहां हो सकता था मुझे हेल्प हो पाए, पैसा भी दे दूं, तो वो मैंने मैंने निरंतर, आप ये समझिए कि 91 से मैंने देना चालू किया। 91 से 98 तक तो थोड़ा बहुत ही, क्यों भैया हमारे थे बेचारे, वो देते रहते, कभी कभी हमको मौका मिलता था। उसके बाद मैंने जो देना चालू किया, तो साल में कभी 4 बार भी दिया। 3 महीने का होता है, 3 महीने बाद देना चाहिए। कभी कभी झूठ भी बोल देते थे कि नहीं तो हो गया 3 महीना, नहीं भी हुआ है। तो मैं एक चीज बताऊं ऋचा जी, उससे क्या हुआ कि मैंने जब 25-26 बोतल दी थी, तो समय है ना आपके पास, 5-10 मिनट हाँ जी, ज्यादा हाँ जी, लगेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई तो बात मैं नहीं, हम बहुत आज सुन रहे गुड़ चीजें बता रहा हूँ आपको। तो मैंने 25-26 बोतल जब मैं दे चुका था, तो एक जगह मैं दे रहा था, मैंने वो चेक करते हैं ना पहले हीमोग्लोबिन कितना हैं। है, हाँ जी, हाँ, तो उसने चेक किया जैसे, मैंने कहा भाई साहब कितना है, तो बोला ठीक है वो। मैंने कहा कितना है बताइए, तो बोला वो 11-12 है। मैंने कहा यार ये तो कम तो नहीं है कहीं, क्योंकि लिमिट तो उसमें 16 तक होती है हुँ, मेल की, तो मैं तो इतना ही, मेरा हमेशा इतना ही निकलता है ये। बोला आपको देने में कोई दिक्कत होती है? मैंने कहा देने में कभी दिक्कत नहीं हुई। तो बोला वो ऐसा मेरा भी कम रहता है, आपको कुछ नहीं होता है तो देते रहिए, प्योरीफाई हो जाता है। मैंने कहा ठीक। तो ऋचा जी मैं बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगी, एट प्रेजेंट 14, 14.5 रहता मेरा। ब्लड डोनेट करते करते मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, ये क्या समझ लो। बात है! ये तो एक आपने नई बात बताई है। मैं मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रत्यक्ष सामने है, क्योंकि मैंने खुद देखा। तो ये सब चीजें देख के कभी भी हम तो पूछ के, अगर कहीं पर पता चल रहा हो किसी का करना है, तो पिछले साल मुझे एक बहुत बड़ा अफसोस हुआ। पीयूष पांडे जी एक जाना माना नाम था, स्टेज के बहुत आर्टिस्ट, आपको पता होगा लखनऊ के। तो पीयूष दा की बहुत हालत खराब हो गई, जी, जी। उनको चाहिए था ब्लड तुरंत। मैं भागा भागा वहां गया, उन्होंने कहा इनको खाली प्लेटलेट चढ़ने 3 घंटे का होगा। मैं भागा भागा वहां गया, कार आर खड़ी करके कैसे ही वहां पहुंचा, तो उसने नापा, उसने कहा आपका बीपी बढ़ा हुआ है। ओह! बढ़ा होगा किसी से, हालांकि कोई ऐसी मेरे को अभी तक व्याधि प्रभु इच्छा से है नहीं, शुगर हुआ। तो मैंने कहा रुक जाते हैं, थोड़ी देर रुके, तो उसने कहा घटा तो है, लेकिन अभी 3 घंटे का मामला है, और निकाल के फिर ब्लड वापस करना है, इस बीच कुछ दिक्कत हो गई तो हम आपका नहीं लेंगे। हमको बहुत दुख हुआ, आपको बताएं, कि हम पीयूष दा को नहीं दे पाए। हालांकि 1-2 दिन बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो जब नहीं होता है, मैं भगवान से कहता हूँ भगवत किसी तरीके से हो जाए। एक ये, दूसरा सोशल वर्क मैंने कैसे सीखा मैं बताऊं, कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा, हाँ सहारा श्री रहे नहीं हमारे सहारा के जो थे, उन्होंने मानव जीवन जीने का सबको बहुत कुछ सिखाया। तो वहां एक टीम थी जो केवल, उनको एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा पैसा दिया जाता था, मिलता था सैलरी में जो थे, तो वो टीम अलर्ट रहती थी 24 घंटा। किसी की दुख तकलीफ हो गया, किसी की बीमार हो गया, अस्पताल में रहना है, उसके तीमारदार नहीं है, हैं तब भी रहना है, और कहीं ब्लड डोनेट करना है, किसी का शादी विवाह में कोई हेल्प करना है, कुछ करना, तो उस टीम में मैं रहा, काफी टाइम रहा। उससे मैंने सोशल वर्क बहुत सीखा। तो उसमें क्या होगा था, रातों रात, कई रात हम अस्पतालों में मैं सोया, क्योंकि कोई कोई मुझे पता नहीं है कौन वो एडमिट है, हो सकता है कोई जी। हमारे वहां का पियोन का बच्चा हो, ड्राइवर का बच्चा हो, या किसी अधिकारी का बच्चा हो, या रिलेटिव हो। तो वहां रह रह के मैंने सीखा कि ये मतलब ये सब चीजें हमको करना चाहिए। तो आज के दिन में ऋचा जी, इतना मेरा संपर्क सूत्र इतना स्ट्रांग हो गया है कि मोबाइल पे 10 मिनट लगता है, मोबाइल के अंदर आपको एक आपको कुछ पूजा करने के लिए पंडित जी से लेके अंतिम क्रिया होना है, तो वहां तक गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब मेरे मोबाइल पे। और सब लोगों को मैं वो करता हूँ, वो बहुत मानते हैं और मेरी बात को मान लेते हैं। कहीं कहीं मैं कहता हूँ भैया पैसा बहुत कम लेना, ये आदमी सक्षम नहीं है, तो वो लोग ये भी मान लेते हैं, जबकि इस वाले में सब ये चलता है। तो ये करते करते, सोशल वर्क करते करते, इतना सोसाइटी में इतना आपको जो अंदर से जो सुकून मिलता है ना, पैसा की कोई बात ही नहीं होती। पैसा तो हाँ, मैं कभी महत्व नहीं देता हूँ,
तो अंदर से जो मुझे सुकून मिलता है किसी को कुछ करने के लिए, किसी के लिए कभी जिंदगी में कुछ कर पाओ, तो ये वाकई में इससे बड़ा और कोई गिफ्ट है नहीं, मैं जो मानता हूँ। जो मुझे एहसास होता है वो आप कभी किसी के लिए करके देखिए। अपने लिए तो सब करता है। ईजा कहती थी, मेरी ईजा की मुझे बात आती है, ईजा आपको पेट कुकुर ले पाओ। तो एक बिल्कुल। कुत्ता भी अपना पेट अपने बच्चों को पालता है, लेकिन वो सेंस आप दूसरा मतलब किसी के काम आ जाइए, तो उससे बड़ा आपके जीवन में सुकून कोई नहीं होना चाहिए। तो मेरे को तो उसमें बहुत सुकून मिलता है। बाकी मैं कहीं संगीत का कोई प्रोग्राम वोग्राम भी होता है तो सारे कंपनीज तो अगर ऐसे मैं कहता हूँ भाई इनको जो देना दे दो, मुझे प्रभु ने इतना दिया है। मैं सरस्वती माँ के सामने मैंने हाथ जोड़ के ये एक शपथ कही है या खाई है, मैंने कहा या तो मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि पैसा बरसने लगे, या जी। मेरी ऐसी हालत हो जाए कि इसके बिना मेरा काम न चले, नहीं तो मैं इसका मैं कई लोग कहते हैं आपकी बहुत डिमांड होती है भाई सुंदरकांड के लिए, भजन के लिए बुलाते हैं। मैंने कहा मैं प्रोफेशनली नहीं जा पाता हूँ, लेकिन प्यार में मैं चला जाता हूँ भाई। होली की बैठक में हम जाते ही हैं, वो तो आपको पता है होली की बैठक हमारी वॉलेंट्री होती है, तो हाँ जाते हैं, जी। कई लोगों से संपर्क होता है। तो ये सब चीजें मैंने देखा है। तो समाज में आप जितना काम करिए, बस वही पिताजी की वही बात जो मैंने पिछले बार भी कही थी। पिताजी हमारे कहते थे कि तुम इतना अच्छा कर पाओ उतना करो, तुम उसके फल की चिंता मत करो, तुमको इसी जन्म में मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हारी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को मिलेगा, मिलेगा बस। तो इसलिए ये मैं उनके उसको लेके सीख को लेते हुए मैं चलता हूं, और मैं कोशिश करता हूं सोशल वर्क की। और सोशल वर्क में पीछे नहीं रहता हूं। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, मुझे शादी का निमंत्रण किसी ने दिया है, बच्चे का नामकरण का दिया है, अचानक किसी की डेथ हो जाए, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं पहले इसका काम निपटाऊंगा। आप ये समझिए कि मुझे उसमें जो सुकून मिलता है, मैं कहता हूँ वहां पर तो 1,000 आदमी खड़ा होगा अभी जाने वाला, बिल्कुल। उसके रिश्तेदार से लेके सब अच्छे काम में। तो इसको जिसको जरूरत है वहां पर जाओ, तो मैं उसमें बहुत अच्छी। शहर पहले हाँ। जाता हूँ। ये मेरा, मैं यहाँ पर खाली बोलने की बात नहीं है, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये इस चीज को वो मानते भी होंगे कि मैं, क्योंकि मेरे अंदर से ये आवाज, अब मेरे माँ पिताजी के संस्कार गई है, तो क्योंकि हमारे पिताजी ने भी पूरा ये समझिए, वहां पर जब भी भवाली में जाइए तो कोई भी मिलता है तो कहता किनके बच्चे हो, उनके, अरे यार भगवान आदमी थे। तो अब मैं कहता हूं कि हमारी ये हालत है कि हमारे पिताजी, अरे तुम उनके बच्चे हो, जबकि ये होना चाहिए था तुम्हारे जी। पिताजी कौन है, ये होना चाहिए, है ना। तुम्हारे पिताजी कौन है होना चाहिए था, यानी हमारा नाम, हमारा नाम से हमारे पिताजी के नाम से, अरे उनके बच्चे हो, वो तो भगवान आदमी थे, तो ये नाम होना चाहिए आदमी का, ये स्थिति होनी चाहिए। तो ये बहुत बहुत चीजें बढ़िया, मैंने बहुत सीखी बढ़िया। जी। और बहुत बढ़िया समाज सोच सेवा। आपकी है। और ये जो आपको एक विरासत में मिला है, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, समाज के प्रति अपने दायित्व को समझना, जो आजकल हम लोगों में कहीं न कहीं कम देखते हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, हम किसी को भला, बुरा या गलत, सही नहीं कह सकते। कई कारण होते हैं, लेकिन ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हमें समाज, जिस समाज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए कुछ न कुछ कर सके। और इसी का परिणाम है कि आज आप लोग देख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, जो उत्तराखंड से बाहर रह के भी किसी न किसी रूप में उत्तराखंड को कुछ दे रहे हैं। या जहां पर भी वो जाते हैं, अगर ये कहा जाता है अरे ये तो उत्तराखंड के हैं, तो अपना जो सर है वो गर्व से ऊंचा उठ जाता है। और हमें यही सोच रखनी चाहिए, सबसे पहले हमें अपने परिवार, उसके बाद अपने गांव, फिर अपने क्षेत्र, जिला, प्रदेश, और उसके बाद देश। देश को देव। हमने आगे ले जाना है। तो अगर हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे और बहुगुणा जी की बात को समझेंगे, तो मुझे लगता है परिवर्तन निश्चित ही आएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवि योगेश बहुगुणा जी। बेहद शानदार कार्यक्रम कह रहे हैं, लाजवाब कह रहे हैं। बहादुर सिंह बिष्ट जी जुड़ गए हैं। नमस्कार बहुगुणा जी कह रहे हैं। नरेंद्र कुमार, अनुज सिंधु जी, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नागेश साजी कह रहे हैं बहुत सोशल है बहुगुणा जी, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद साजी। संजय राव जी कह रहे हैं अत्यंत सराहनीय कार्य, सेवा कार्य आपका गिरीश जी।
चंपा बिज जी कह रही है बहुत बढ़िया। प्रकाश जोशी जी कह रहे हैं नमस्कार। प्रकाश जोशी जी कह रहे हैं कल ही आया हूँ कुवैत से। जी स्वागत करते हैं हम आपका। और हमारे साथ चंपा बिज जी भी जुड़ गई है। बहुत सुंदर कार्य बहुगुणा जी कह रही है। प्रकाश जोशी जी कह रहे हैं कि राज सुनाता हूँ आपको, रोज सुनता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। बहुत अच्छा लगा आज फिर से सुनकर। आपका स्वागत है। भुवन उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, रियली ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही सुनते रहिए। और आप में से भी अगर कोई कार्यक्रम में आकर अपनी बात कहना चाहता है, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है, तो मैं स्वागत करूंगी। और इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के ही नहीं, बाहर के लोग भी आकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं या अपने जो रीति रिवाज है उनके बारे में बात कर सकते हैं। और इससे हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, हमें आसानी होगी एक दूसरे से पहचान बढ़ाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बहुगुणा जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुगुणा जी कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हैं। एक गीत आपसे मैं सुनना चाहूंगी, चाहे आप हमारी होली सुनाइए, चाहे आप कोई लोकगीत सुनाइए, कुमाऊनी। बहुत अच्छा लगता है आपसे गीत सुनना। चलिए सुनाता हूँ। जी होली सुना दें? बिल्कुल बढ़िया। चलिए, अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कुछ है नहीं, मैं उससे वैसे सुना दे रहा हूँ आपको। जी हमारे पहाड़ में जो होलियां होती हैं राग आधारित होती हैं, और बहुत अच्छी लगती हैं जब हम उनको राग आधारित होलियों को सुनते हैं। मैं पहले वाले कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं, बहुगुणा जी ने सारी राग आधारित होलियां हमको सुनाई थी। न्यू जोशी कैटरर्स भी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बड़ी कूलनागरी, बहुत बहुत स्वागत है जोशु आपण। और अब हम एक होल सुन लेनू, हमारे पहाड़ की, हमारे कुमाऊं की होली जो बहुत प्रसिद्ध है सब जगह। और बहुगुणा जी इसमें पारंगत है। जी बहुगुणा जी। मैंने ही लिखी थी ये इस बार की होली में, उसी को मैं जी थोड़ा जो सुन। होली खेली श्याम राधा संग, होली खेली श्याम राधा संग, होली खेले राम सिया संग, होली खेले राम सिया संग, होली खेले श्याम राधा संग, होली खेले मिलकर सब जन, होली खेले मिलकर सब जन, लगा परस पर खूब प्रेम रंग, लगा परस पर खूब प्रेम रंग, हो चहूं और दिशाएं सतरंग, हो चहूं और दिशाएं सतरंग, बाजे ढोल मजीरा मृदंग, बाजे ढोल मजीरा मृदंग, गाए ठुमरी राग फाग संग, गाए ठुमरी राग फाग संग, नारी पुरुष करें सब नर्तन, नारी पुरुष करें सब नर्तन, हाथ लिए पिचकारी भरे बंग, हाथ लिए पिचकारी भरे रंग, मल गुलाल
अबीर प्रिय गालन मल गुलाल, अबीर प्रिय गालन करके लाल, रंग दो अखियन करके लाल, रंग दो अखियन, तर हो जाए सारा तन मन, तर हो जाए सारा तन मन, शुभ हो होली बोले यह मन, शुभ हो बोली, शुभ हो होली, शुभ हो होली बोले यह मन, सुख समृद्धि भरा हो जीवन, रंग प्रेम का करता अर्पण, रंग प्रेम का करता अर्पण, यह गिरीश सबको संबोधन, होरी खेले श्याम राधा संग। अद्भुत अद्भुत। और होलियां तो है नहीं, लेकिन आपका जो गीत सुन के होली का, वाकई बहुत ही रंग भरी, रंगों से हम सराबोर हो गए और रंग भरी अनुभूति हम लोग को हो रही है। बहुत सुंदर होली कह रही है चंपा बिजी। विपिन कबडवाल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। संजय राव जी कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, होली के रंगों से सराबोर कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और दर्शक भी हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे से जुड़े हुए हैं, जो अपनी सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बहुगुणा जी, कार्यक्रम में आपका एक तो जो हमने जन्मदिन वाला गीत सुनना है, और हाँ जी उससे हाँ हाँ पहले जी मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। जी हमारे जो लोकगीत है उसकी अपनी जी एक अलग मिठास है, अलग उनकी लय है, या अलग उनका तरीका है गायन का। और आज हम देख रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं। वैसे तो जी। प्रयोग अच्छे रहते हैं नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए, लेकिन अगर हम किसी लोकगीत में या उसके मूल तत्व में जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं, तो संगीत में उसकी क्या सीमा होनी चाहिए, या किस सीमा तक हमें करना चाहिए ताकि उसकी मूल भावना उसमें रहे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक्चुअली क्या है कि वर्तमान समय जो है, जनमानस के मांग के आधार पर संगीत बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे समय में हमें याद है कि भातखंडे से मेरा घर पड़ता था करीब 8-9 किलोमीटर। तो साइकिल चला के मैं आता था, मुझे ये पता नहीं चलता रास्ते में कौन गुजरा, क्योंकि जो गुरुजी ने बंदी सिखाई, मैं साइकिल में हाथ ताल देते देते मैं घर पहुंच जाता था। और 5 साल तक गुरुजी ने मुझसे कहा था तुम माउथ ऑर्गन और बांसुरी बजाना बंद कर दो अगर तुमको गायन करना है, क्योंकि वो उससे फेफड़े में बहुत जोर पड़ता है। मैंने वो भी बंद कर दिया। बोला कोल्ड ड्रिंक मत पीना, हमने बंद कर दिया। बोला कि आइसक्रीम मत खाना, अचार मत खाना, मैं सब बंद करा। 5 साल मैंने तपस्या करी। लेकिन आजकल क्या है, मैं भी अभी भी सिखाने जाता हूँ कहीं इंस्टीट्यूट में या कहीं वो करता हूँ, तो आजकल बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स, कोई बुरा ना माने, मैं असलियत बता रहा हूँ, उनके पेरेंट्स जो माँ बाप हैं, वो अपनी जो कमी रह गई, जो नहीं कर पाए, सारा एक बच्चे में उड़ेल देते। पहली बात तो बच्चे ही आप एक दो ही पैदा कर रहे हैं या हो रहे हैं, चलिए वो तो समाज की हिसाब से हो रहा है, जरूरत है जी। जानता है आदमी, जो जरूरत है ठीक है। बट आप उसके अंदर क्या है वो भी तो देखिए। जैसे मैंने गमला और पत्थर की बात आपको बताई, वो भी मैं एक उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। तबले में गमला वाली बात है, मैं कहता हूँ तबले में गमला मत बनाओ, गमले में गमला बनाओ। हुआ क्या, मेरे बगल वाले ब्लॉक में एक दिन मैं छत से उतरा किसी कारण से, तो वहां मैंने देखा तबले में, दोनों तबले में छोटे बड़े में पेड़ लगा रखे हैं फूल के। हमारे अंदर से आग लग गई बहुत तेज। तो मैं तो इंस्ट्रूमेंट को पूज के रखता हूँ पूरे एकदम सजा के।
तो मैंने दरवाजा खटखटा दिया सुबह सुबह। अंकल निकले, वो अंकल आईएम में प्रोफेसर है। मैंने कहा अंकल ये किसने पेड़ लगाया है तबले में? बोले बेटा हमने लगाया। क्या है भगुना जी? मैंने कहा अंकल इसमें क्यों लगाया तुमने? अरे बोले बेटा वो बिटिया का हॉबी कोर्स था, उसने तबला सीखा था, उसके बाद वो ससुराल चली गई हो, तो तबला ऊपर से फट गया, तो हमने सोचा इसका यूटिलाइज करें। मैंने कहा ये यूटिलाइज आपने क्या करा? ये संगीत सरस्वती है अंकल, ये कैसे किया? मतलब हम समझिए, मारा नहीं मैंने हाथ, इतना मुझे गुस्सा आया। मैं लौट आया वहां से छिड़ जा। तो उस दिन से मैंने उसको एक मुहावरा बना दिया, तबले में गमला। अगर आपको तबले में गमला करना है तो आप क्यों सिखा रहे हो? और मैं आपको बता दूं कि मेरे जानने पहचानने में या जहां जिस संस्थान में मैं काम करता हूं, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटा अगर कुछ सीखना चाहता है, कहता है बहुगुना से पूछो, राय देगा। और मैं सबसे पहले उससे फोन से ही बात करता हूं, उसका इंटरव्यू लेता हूं कि उसको संगीत में कितना उसके अंदर तत्व विद्यमान है। जी, और मैं उनके माँ बाप को बता देता हूं कि आप गिटार लेके या ये लेके आप पैसा बर्बाद करेंगे। और किसी के अंदर अगर होता है तो अंदाज आता है, मैं कहता हूँ हाँ इसको गो अहेड, इसके लिए ले लो। तो ये चीजें होनी चाहिए कि उसका मीन्स आजकल जो आपने कहा कि अपभ्रंश होने लगा है, तो समाज की डिमांड के हिसाब से रिमिक्स हो रहा है, बहुत चीजें। रिमिक्स अच्छी चीज है, चलिए हमारे गाने पुराने थे, उसी धुन को उन्होंने रिमिक्स करके कुछ इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए उसमें। मान लीजिए आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए, गिटार कर दिया, वो अच्छा लगता है। लेकिन मूल वही होना चाहिए जो जी, पहाड़ी धुन में हमारे हैं, स्वर वही यूज होंगे, धुन वही रहेगी। रिदम भले ही आप थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा उसको अट्रैक्टिव कर दो, तेज कर दो, कुछ उसमें नए सेक्सोफोन डाल दिया आपने, गिटार डाल दिया, ड्रम बजा दिया, वो अच्छा लगता है। बट एकदम ही पॉप और रैप चालू कर दिया है तो वो हमारे मूल जो संगीत है, जो मूल वहां की भावना है, उसको हम लोग सम्मान नहीं देते हैं। तो वो जी, चीज का तो मैं विरोध करता हूं। बट रिमिक्सिंग करके कर सकते हैं, बट मूल वही होना चाहिए। कैले बजा मुरली का देखिए, एक किसी बॉलीवुड की मूवी में मैंने देखा था, वो गाना है बट बीच में जी, कैले बजा मुरली, वो अच्छा हाँ, लगता है, वो टुकड़ा उसने डाला है। तो ये सब चीजें जो आप बता रही हैं कि हो गया है उसका भ्रंश डिमांड के साथ, लेकिन वो क्षणिक होता है। अब आप ये बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत डांस चला था, माधुरी दीक्षित ने शायद डांस किया था, कितना वो 1 2 साल चला अभी किसी के दिमाग में है? और मुकेश जी के गाने भूली हुई यादों, या वक्त जी, करता जो वफा आप हमारे होते, लता जी के गाने, रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने, मन्ना डे, आपके एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, इनके गाने अभी जीवित हैं। आप गाइए, आदमी पागल हो जाता है, आज का बच्चा उसको पसंद करता है। लेकिन वो गाने कहाँ चले गए जो 1 2 3 4 5 6? तो इसका यही फर्क है, क्षणिक और उसका। जो आजकल में जा रहा है वो क्षणिक रह जाता है। अब गोपाल बाबू गोस्वामी जी का कैले बजा मुरली गा दीजिए, हर बैंड एंड वाला, मैं कहीं पे गाने को मिलता है मैं तो माइक छीन लेता हूँ और पूरी लाइन से गाना चालू करता हूँ, क्योंकि एक ही रिदम में है ना वो। कैले बजा मुरली ओ बेना हाय तेरी रुमाला, काल गंगा को काल पानी, ये कहते रहिए तो एक ही रिदम में 5 6 गाने का रिमिक्स हो जाता है और वो पूरा, लेकिन उसमें दम है। तो ये जी। फर्क हो गया है आजकल उसमें। और आप बताइए। जी, बहुत सुंदर आपने बात बताई कि और ये ज़रूरी है क्योंकि तब हम अपनी जो परंपरागत लोकगीत हैं उनको जीवित रख पाएंगे। अगर हम उनको बहुत ज़्यादा विकृत रूप में ना प्रस्तुत करें। गोकुल प्रीति जी कह रहे हैं बहुगुणा जी का जवाब नहीं। नागेश शाह जी कह रहे हैं बहुगुणा जो लापुड़ का घर में एक कमरा म्यूजिक रूम बना रखो हो वीक बार में बताया बहुगुणा जून। और बहुत सुंदर तरीके बताया कि कसके उन्हें वो रूम बनाए के अरे बगुड़ा जी उसी तो हमारे समझ ले हूँ लग रहा तो कार्यक्रम के ओए थोड़ा हम जी। तो मैं ओए, मैं बगुड़ा जी से बहुत ज्यादा टाइम ले लो, मैं वो वाली एक जो आज गुरु मंत्र जी देना जी चाहना थी, उसी जी दिनों जी में फिर हम अपन और यश नहीं हो कि भोल लागना हो कि फिर वो है जो है। तो जी तो बिल्कुल मैं द्विमेल यश कविता नान नान 7 7 8 8 लेना लिख रखी, एक जन्मदिन में एक विवाह वर्षगांठ।
जी। जगह सब जोदू जानी सुननी लेख लियो। अब जो हम विद्वान छन जो जाननी लेखनी नहीं लेख सकनी ठीक छू, तो उनमें खाली नाम जोड़ दिया तुम और जी। तुम ककेले भेज सकता। अब ये एक कविता छू विवाह वर्षगांठ में, अब आप मैं आपका नाम जोड़ूंगा। जी, जी, बिल्कुल, तो आपको भी धन्यवाद। लिख के दिया था मैंने, मुझे लग रहा है आपको हाँ लिख के जी, दिया था जी, मैंने नहीं? दिया था जी, दिया था, तो विवाह वर्षगांठ का दिया था। हाँ, तो ये 4 लाइनें सबके लिए बराबर हैं। शुभ हो विवाह की वर्षगांठ, रहिए सदैव प्रियतम के साथ, हो प्रगति हमेशा चहूं और, शुभ अमिट आपकी प्रीति जोड़। ये चारों लाइनें सबके लिए लागू होती हैं। जी, शुभ हो विवाह की वर्षगांठ, रहिए सदैव प्रीतम के साथ, हो प्रगति हमेशा चहूं और, शुभ अमिट आपकी प्रीति डोर। ये लाइन आपको बदलनी नहीं है। अब दूसरी में आपका नाम आ जाता है। मान लीजिए ऋचा आपका नाम है, आपके पतिदेव का नाम क्या है? जगदीश। ठीक, जगदीश ऋचा का हो सब कुछ। ठीक, जगदीश ऋचा का हो सब कुछ, ये लाइन बन जाएगी। इससे मैंने जिसको दिया था वो रीमा नाम की हमारे कुलीग थी। रीमा को शोभित हो सब कुछ, तो जी, थोड़ा सा रिदमिक करना पड़ेगा। तो जगदीश ऋचा का हो सब कुछ, प्रतिपल हर्षित मन से बीते। अब आपके कितने बच्चे हैं? 2। 2 बच्चे। बगिया में जो 2 पुष्प खिले, समझिए, जगदीश ऋचा का हो सब कुछ या जगदीश ऋचा का मन जीते, ये भी कर सकते हैं। और जी, प्रतिपल हर्षित मन से बीते, जगदीश ऋचा का मन जीते, प्रतिपल हर्षित मन से बीते, जो बगिया में 2 पुष्प खिले, वह दुनिया के सब सुख जीते हैं। मतलब वो क्या सारी बात है! सफलताएं ले जाना। ठीक, बहुत सुंदर। अब अंतिम अंतिम पंक्ति भी कुछ चेंज नहीं करना, बीच में चेंज करना। अंतर मन से प्रभु का वंदन, अंतर मन से प्रभु का वंदन, चहु दिस मिल जाए शुभ आशीष, चहु दिस मिल जाए शुभ आशीष, निष्कंटक राह मिले तुमको, बस यही कामना करे गिरीश। मैंने लिखा है बस यही कामना की आशीष या यही कामना शुभ आशीष, यही कामना, जो भी आप उसमें लिखना चाहें, अपना नाम लिखना चाहें, वो नाम जोड़ के आप लिख दें। ये आपका विवाह वर्षगांठ पर हो गया। शुभ हो विवाह की वर्षगांठ, रहिए सदैव प्रियतम के साथ, हो प्रगति हमेशा चहूं और, शुभ अमिट आपकी प्रीति जोर, फलाना फलाना का हो सब कुछ, और प्रतिपल हर्षित पल प्रतिपल हर्षित मन से बीते, जो बगिया में हो। एक बच्चा है तो एक कली, लड़की है तो कली, एक पुत्र है तो पुष्प, एक पुष्प, वह दुनिया के सब सुख जीते हैं। लास्ट में अंतर मन से प्रभु का वंदन, चहु दिस मिल जाए शुभ आशीष, निष्कंटक राह मिले तुमको, बस प्रभु का तुम पर रहे आशीष, कह दीजिए। मैंने लिखा था बहुत सुंदर। बस यही कामना करे गिरीश, अपनी ओर से लिखा था। एक तो ये आपका विवाह वर्षगांठ पे हो गया। अब जन्म दिवस का 4 लाइनें हैं। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अर्पित हैं उद्गार हमारे, क्या बात! ये लाइन है। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अर्पित हैं उद्गार हमारे, 7 वर्षों तक जियो रहें दामन में सब खुशियों के तारे। वाह! ये सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब नाम मान लीजिए आपको हम दे रहे हैं, आपको हम जन्म दिवस की बधाई दे रहे हैं। मिल जाए ऋचा को वह सब कुछ जो अभिलाषा उसकी मन में, आपके लिए बोल रहा हूं। मिल जाए ऋचा को वह सब कुछ जो अभिलाषा उसकी मन में, मिले सफलता पल पल निशिदिन, यही कामना जीवन में, यही कामना जीवन में। इसमें नाम आ नहीं रहा है, वे 4 लाइनें आपके हैं। तो पहला, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अर्पित हैं उद्गार हमारे, 7 वर्षों तक जियो रहे दामन में सब खुशियों के तारे, और जिसका नाम है उसके लिए सब कुछ मिल जाए वह, राम को सब मिल जाए वह, सतीश को मिल जाए सब वह। ठीक है, जो अभिलाषा है उसकी मन में, नित मिले सफलता पल पल निस दिन,
यही कामना जीवन में, पर इतना लिख के आप दे दीजिए, अपना नाम लिख के। तो ये बहुत मेरी सुंदर, ओर से था, बहुत और सुंदर। मैंने ये कई लोगों को नाम बदल के दिया है, और वो सोचते हैं मेरे लिए लिखा है। आपको भी दिया था, इसके लिए माफ हाँ जी। करिएगा, लेकिन नहीं, नहीं, ये मेरा मुझे एक पता है। एक्सपेरिमेंट था। नहीं, बहुत अच्छा है ये। और लोगों को कई बार लगता है कि हम क्या भेजें, तो इस तरह से अगर रहे तो आराम से भेजा जा सकता है। पुष्पा भट्ट जी कह रही है बहुत सुंदर, रेणुका आनंद जी कह रही है बहुत सुंदर परिचर्चा, तारा पाठक जी कह रही है नमस्कार आपको, गोकुल प्रीति जी कह रही पहाड़ी पटांगण में अगर हम अपनी बोली भाषा में कार्यक्रम करें तो उचित होगा। गोकुल प्रीति जी, पहाड़ी पटांगण में हम अपनी बोली भाषा में ही कार्यक्रम करते हैं। ये दूसरे पेज पे कार्यक्रम है और इसका नाम है सप्तरंग कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य ही है कि अपने उत्तराखंड से जुड़े लोगों का परिचय हमारे जो बाहर के मित्रगण हैं उनसे करवाना, और बाहर के मित्रगणों से हम परिचित होना चाहते हैं, इसलिए ये सप्तरंग कार्यक्रम है। और पहाड़ी पटांगण वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। शुभकामना संदेश बहुत सुंदर कह रही है तारा पाठक जी। और संजय राव जी भी बहुत सराहना कर रहे हैं। पुष्पा भट्ट जी कह रही है बहुत सुंदर कविता। अमित दास बरमैया जी कह रहे हैं मैं अभी पुणे में हूँ, अपने स्वास्थ्य के कारण से आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाता। बहुगुणा जी का कार्यक्रम पहले भी सुन चुका हूँ, बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं। अभी दाम्पत्य जीवन पर कविता सुन रहा हूँ जो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीर दास जी। और ये कार्यक्रम अब हिंदी में है, आप आराम से सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और कभी हम जरूर आपको भी सुनेंगे अगर आप मौका देंगे तो। चंपा बिश जी कह रही है बहुत सुंदर रचना सर। चंपा बिश जी कह रही है बहुत बहुत धन्यवाद चंपा बिश जी। और सभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं मैं एक बार उनका और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे दर्शक आज हमसे जुड़े हुए थे। और आज ये कार्यक्रम का जैसे कि पहले भी बताया था उद्देश्य हमें अपनी उत्तराखंड के बोली भाषा संस्कृति परंपरा, यहाँ के लोग, यहाँ के साहित्यकारों को देश के अन्य साहित्यकारों के साथ परिचय कराना भी है। नवीन लोमी जी कहते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, और इसी तरह अन्य साहित्यकारों से भी परिचय हम करना चाहते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम हिंदी में है। पहाड़ी पटांगण आपको हर शुक्रवार कुमाऊनी में ही मिलेगा। उसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारी कुमाऊनी बोली भाषा को जो हम नई पीढ़ी तक ले जाने का एक उद्देश्य लेके बैठे हैं वो अनवरत जारी रहेगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि हमें अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, और उसके लिए हिंदी ही एक माध्यम है कि हम अन्य भाषी अन्य राज्य के लोगों से जुड़ सकते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम हिंदी में है। और इसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि आप लोगों को आज कार्यक्रम में थोड़ा सा कुमाऊनी नहीं थी, लेकिन उसका भी मैंने आप लोगों को कारण बता दिया। कल आप जरूर जुड़िए हमारे कुमाऊनी कार्यक्रम में, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं। संजय राव जी कह रहे बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, धन्यवाद ऋचा जी, धन्यवाद गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बहुगुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत में आज जहां जिंदगी के गूढ़ हमें मंत्र मिले, वहीं संदेश मिला कि किस तरह से धैर्य मेहनत समझदारी से जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज निश्चित रूप से विकसित होगा, और एक अच्छा समाज जहां पर हम सब सद्भाव से रह सकते हैं ये हमें मिलेगा। दिल से धन्यवाद जरूर, करती बहुत बहुत हूँ। धन्यवाद ऋचा जी। समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ मेरे से त्रुटियां रही हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अगले हफ्ते हम फिर और मिलेंगे किसी एक रचनाकार से या किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व से। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब लोग कार्यक्रम देखते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।